वेलकम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जो कल रह गए थे हमारे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था जो हमने अभी करना है वो है गिव द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में आपको मैंने वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में आपको बताना है डिफरेंस। तो हम लोग क्या बताते हैं वैलेंसी में, क्या बताते हैं वैलेंसी क्या चीज है। तो हम वैलेंसी में बताते हैं इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। इट इज द combining capacity of element। वैसे तो ये आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा, उसमें से बुक में से इसका आंसर मिल ही जाएगा, आप वहां से भी कर सकते हो। जस्ट एक थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि जो ऑक्सीडेशन होती है इट इज द चार्ज ऑफ एटम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंबाइंड स्टेट। इट इज द चार्ज। ये क्या होता है? चार्ज होता है किसका? एटम के ऊपर, जो कि कैसे प्रोड्यूस होता है? ड्यूरिंग कंबाइंड स्टेट। ड्यूरिंग ड्यूरिंग एटम, यहाँ पे प्रोड्यूस आना था, एटम प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबाइंड स्टेट। ठीक है बेटा, एक पॉइंट ये लिख सकते हो, एक आप लिख सकते हो कैन नॉट बी जीरो। ये कभी जीरो नहीं होती, जबकि ये इट कैन बी जीरो। और इसमें बता सकते हैं कि ये हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो होती है वैल्यू इसकी। जो एटम है मतलब जब भी वो किसी के साथ कंबाइन करता है, क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी है, तो वो हमेशा क्या होगी? सिंपल होल नंबर रेशियो होगी। और दूसरे केस में क्या होगा? इट हैज ए फ्रैक्शनल वैल्यू। इट हैज फ्रैक्शनल वैल्यू। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है। जैसे आपको सपोज करो Fe3O4 आ गया, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? +8/3। किस तरह से आई? आप इसको जैसे x मान लो, इसको -2 मान लो, तो ये क्या बन जाएगा? -8। -8 दूसरी तरफ जाके +8 और 3 से डिवाइड करके इसकी ये देखो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है। इस तरह से आप बता सकते हो। ठीक है, तो आप ये 3-4 पॉइंट कर सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हाँ जी, ये कैसे करना आपने? आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, बस ये चीज का आपने ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वैसे बता भी देता हूँ। जो जब भी कोई एलिमेंट प्योर स्टेट में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन लिखी हुई है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इसकी भी 0 हो गई। तो अब ये देखो यहाँ पे इसकी -2 है और इसकी +2 है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। वैसे भी हमने पढ़ा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जिंक के साथ ऐड हो रहा है, तो ये जिंक ऑक्साइड बन रहा है, तो ये जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। और ये आप याद रखो, जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है वो एक्ट क्या करता है? वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी ऑक्सीडेशन हो रही थी तो इसलिए एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, इसलिए ये क्या करे? एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन दी टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन क्या है हमारे पास? टेट्रावेलेंसी बेसिकली हमें ये बताती है, एक आप ये कह सकते हो कि इट इज अ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। टेट्रावेलेंसी क्या है? कार्बन की प्रॉपर्टी है। क्या क्या गुण है उसका? कि वो अपने साथ वो दूसरे एटम के साथ जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, वो भी 4। कार प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड। टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स विद अदर एटम। ये आपको पता है कि एटम क्यों 4 जानों के साथ कंबाइन करता है? क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 एटॉमिक नंबर होता है तो इसके वैलेंस शेल में 4 होते हैं, तो ये 8 पूरे करने के लिए यहाँ पे इस अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो वो शेयर कर लेता है।
इधर भी कंबाइन करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा और इधर भी करेगा। इस वजह से इसकी जो है टेट्रा का मतलब हो गया 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, तो ये आप इसमें ये बता सकते हो। बाकी इसमें बता सकते हो कि ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है इसकी। आप इसमें और भी बता सकते हो कि ये टेट्रावैलेंसी ही रिस्पॉन्सिबल है, इसकी जो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं उसके लिए ये टेट्रावैलेंसी ही जो है वो जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, पहली बात तो ये है कि ये आइसोमेरिज्म जो ऑब्जर्व होता है ये हमेशा होता है जब आपकी रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती है अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। रोटेशन, रोटेशन about the carbon, about the bond is restricted, ये तब अराइज होता है। आप इसको ऐसे समझो, मान लो ये कार्बन है और ये कार्बन है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो अगर आपके पास ये मान लो सिंगल बॉन्ड है, आप इसको ऐसे घुमाओ, ये सिंगल बॉन्ड है, आप समझ लो जैसे आप, ये आपका हाथ है, ये भी आपका हाथ है, आपने दोनों के बीच में पेन रख लिया है, तो आप इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हो अपने हाथ को, इसको उल्टा कर सकते हो, इसको इस तरफ कर सकते हो, तो ये रोटेशन हो जाती है सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द। पर अगर यही डबल बॉन्ड हो जाए, मीन्स आप अपने पेन हाथ के दोनों हाथों के बीच में 2 ऐसे पेन पकड़ ले, तो फिर आप अपने हाथ को इस तरह से घुमाने की कोशिश करो। आप ऐसे, ये हाथ है, 2 पेन पकड़ लिए, अब आप इसको रोटेट करो, एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो डबल बॉन्ड आ गया तो ये इसकी रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो जिस वजह से ये जो अब जो हमारे पास आइसोमेरिज्म अराइज होगा उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड के केस में ये अराइज होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो हमारे पास ये कंपाउंड है 2 ब्यूटीन है, यहाँ पे H आएगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये कार्बन कार्बन अब रोटेट नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते इस बॉन्ड के इर्द गिर्द, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। सिंगल होता तो रोटेशन पॉसिबल थी। अब सिर्फ ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, इसको मैं दोबारा से लिखूं और इसकी सेम इसी तरह की एक और थोड़ी सी चेंज स्ट्रक्चर बना दूं। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, जो फॉर्मूला इसका है ब्यूटूइन, ये भी ब्यूटूइन है। तो अब डिफरेंस किस में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ इनके डिफरेंस आ रहा है कि डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द यहाँ ये वाले जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड पे है, और यहाँ पे जो सेम ग्रुप है वो एक दूसरे से ओपोजिट साइड में है। जब सेम साइड में होता है तो इसको सिस आइसोमर बोलते हैं, और जो ये है वो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स बेसिकली का मतलब क्या है? आइसो का मतलब होता है सेम, आइसोमर्स का मतलब सेम मीन्स दो आपके पास ये स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों का, बट इनकी क्या बनी है? डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जो कार्बन लगे हैं उनके ऊपर एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट है। एक साइड, एक में सेम तरफ है और एक तरफ डिफरेंट ओपोजिट है एक दूसरे से। जो सेम तरफ होगा तो हम लोग इसको सिस फॉर्म बोलते हैं, अगर ओपोजिट है तो ट्रांसफॉर्म है। इसी वजह से ये जो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसको सिस ट्रांस आइसोमर्स के नाम से भी हम लोग बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स। ये आपने किया होगा, जस्ट मैं आपको एक आउटलाइन दे रहा हूँ इसकी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आउट ऑफ एन पेंटेन एंड एन हेक्सेन व्हिच हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाई। देखो जब भी बेटा मेल्टिंग पॉइंट की बात आएगी तो आपने हमेशा पैकिंग को देखना है। कोई भी चीज मेल्ट कब करती है? जब वो सॉलिड स्टेट में होती है। और सॉलिड स्टेट में क्या होता है? सॉलिड स्टेट में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं उनकी आपस में पैकिंग किस तरह की है। अगर पैकिंग अच्छे से है तो मेल्टिंग पॉइंट उनका ज्यादा होगा, मीन वो टूटेंगे नहीं जल्दी, आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा उसको मेल्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसने बोला है पेंटेन और हेक्सेन में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब देखते हैं, मान लो पेंटेन है, पेंटेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2 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 CH3, और इसी तरह से मैं लिख सकता, अब इसको मैं ना बॉन्ड लाइन नोटेशन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। इसी चीज को अगर मैं लिखना हो बॉन्ड लाइन में तो मैं कैसे लिखूंगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। अब ये तो एक मॉलिक्यूल है, अब दूसरा मॉलिक्यूल दोबारा से लिखूंगा 1 2 3 4
5। इसी तरह से फिर अगला मॉलिक्यूल लिखूंगा। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो आपके पास ये पेंटेन है, ये पेंटेन है सॉलिड, तो यहाँ पे छोटे छोटे पेंटेन के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हर मॉलिक्यूल की मैं डायग्राम बना लूं, ये इसकी बनाई है, ये मैंने इसकी डायग्राम बनाई है, ये मैंने इसकी डायग्राम बनाई है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये पेंटेन की बनाई, अब मैं आपको हेक्सेन की बना के दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। अब हेक्सेन की नेक्स्ट डायग्राम बनाओ, ये एक मॉलिक्यूल की होगी। अब दूसरे की बनाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब आप एक ध्यान से देखो, ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया। अब इसी तरह से तीसरा मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप एक ध्यान से देखो, अगर आप ये ध्यान से देखो, ये ऐसे ऐसे चल रहा है। इसको मैं अलग पेन से दिखा देता हूँ। ये तो आप ध्यान से देखो, ये इधर को गया, इधर को, ये तो है। और साथ ही अगर पैकिंग देखो तो ये एकदम से ऐसे नीचे आया, ऐसे बन रहा है। तो आप देखो एक तरह से वेव बन रही है ये, मतलब किस तरह से एक प्रॉपर पैकिंग हुई। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर गया, इधर गया, इधर गया, यहाँ तक तो ठीक था। यहाँ पे फिर ये ऐसे सीधा हो गया, फिर ऊपर गया, मतलब यहाँ पे ऊपर नीचे ऐसे, फिर ये ऐसे सीधा जाएगा, फिर ऊपर नीचे जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप एक बिल्कुल ऐसे 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 करके एक सिमिट्री बनी हुई है। तो इस सिमिट्री का मतलब होगा कि अच्छी पैकिंग हो रही है। तो अच्छी पैकिंग की वजह से जो हमारा इवन नंबर ऑफ कार्बन है, इसमें आप देखोगे इवन नंबर ऑफ कार्बन में हमारी पैकिंग अच्छी होती है और ऑड नंबर में हमारी पैकिंग अच्छी नहीं होती। इसका मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है, तो हेक्सेन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मार्कोवनिकov रूल क्या होता है। मार्कोवनिकov रूल क्या था बेटा, मार्कोवनिकov रूल कहता था कि negative part of the attacking reagent goes to that carbon atom around the double bond which has less number of hydrogen atom। मार्कोवनिकov रूल्स ये क्या कहता था, दोबारा से बता देता हूँ कि मान लो आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है कोई डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मेरे पास ये एक इसके ऊपर रिएक्ट करने आ रहा है, अटैक करने आ रहा है। दिस इज अटैकिंग रिएजेंट। तो मार्कोवनिकov रूल्स क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, ये पोलर बॉन्ड है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। अब यहाँ पे सपोज करो मैं एक यहाँ पे एच एच, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एच लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब कि ये मेरे पास प्रोपीन है और आपके पास HCl अटैक करने आ रहा है। तो मार्कोवनिक रूल क्या कहता था कि जब भी डबल बॉन्ड के ऊपर कोई मॉलिक्यूल अटैक करने आता है तो उसका नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा अटैक करने के लिए, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे आएगा तो इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड तो है, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। अब ये आगे बॉन्ड बनाएगा तो 5 हो जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस वजह से ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। इसके कारण इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव आ जाएगा तो फिर क्या होगा, ये जो प्लस वाला पार्ट है ये इसके पास चला जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आगे लग गया हमारे पास Cl, और यहाँ पे क्या लग गया, एक H पहले था, एक H और लग गया, और ये चीज बन गई, मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज कॉल्ड मार्कोवनिकov रूल, ठीक है। और यही अगर हम लोग HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करें, यही रिएक्शन HBr के साथ करें और यहाँ पे लिखा हो पेरोक्साइड, तो वही रूल एंटी हो जाता अपने ही। तब वो रूल बोलते हैं हम लोग एंटी मार्कोवनिक रूल, जिसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं या पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो मार्कोनी रूल समझ लग गया होगा आपको कि मार्कोनी रूल क्या कहता था कि अटैकिंग पार्ट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम अराउंड द डबल बॉन्ड, अराउंड द डबल बॉन्ड उस कार्बन के पास जाएगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल ही है, बिल्कुल आपने फर्स्ट चैप्टर में किया होगा कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। हम पहले एलिमेंट का सिंबल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एलिमेंट का नाम लिख लिया, फिर उसका सिंबल लिख लिया, फिर उसकी परसेंटेज लिख ली, फिर उसका मास लिख लिया, फिर उसके बाद मोलर रेशियो निकाल ली। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन की दी हुई है वैल्यू 40, इसकी दी हुई है 6.67 और इसकी दी हुई है हमारे पास 53.3 दी हुई है। तो यहाँ पे कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12, इसका 1 और ऑक्सीजन का 16 है। तो हमने क्या करना होता है, इस वाली चीज को इस वाली चीज से, ये लाइन बीच में बनी हुई ना, ऐसे इसको याद रख लो, इसको इससे डिवाइड कर देना। मीन 40 को 12 से कर देंगे, 6.67 को 1 से कर देंगे और
53.3 को 16 से कर देंगे तो हमारे पास ये कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। जो वैल्यू सबसे कम होगी फिर उसको उन तीनों से डिवाइड कर देना है। ऐसे कर करा के हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ निकल आएगा। तो हम वो जो निकलेगा यहाँ पे वैल्यू जो निकलेंगी वो हम लोग ये तीनों एलिमेंट को दोबारा से लिखेंगे और यहाँ पे पैरों में वही वाली चीज इसमें डाल देंगे यहाँ पे जो यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे आएंगे। तो ये हमारे पास आता है एम्पिरिकल फार्मूला। अब जैसे उसने बोला है क्वेश्चन में कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला तो यहाँ से निकलेगा तो n कहाँ से आएगा n आएगा कि आपको मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना है एम्पिरिकल फार्मूला मास से। अब एम्पिरिकल फार्मूला पता है तो फार्मूले से हम लोग मास भी इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ से डिवाइड कर देना और यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला को लिख के जो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे जो भी फार्मूला होगा उसके पैरों में जो नंबर्स दिए होंगे उसके साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ लाइट विद द वेवलेंथ दिस आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल एनर्जी। देखो कितने फोटोन्स चाहिए। फोटोन के केस में एनर्जी जब लिखनी होती है तो कैसे लिखते हैं एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है हमारे पास h न्यू। अगर हमारे अब उसने क्वेश्चन में पूछा कि कितने फोटोन है जो कि जिनकी वेवलेंथ इतनी और नेसेसरी हो टू प्रोवाइड 1 जूल एनर्जी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फॉर्मूले को n इंटू एच न्यू कर देंगे क्योंकि उसने नंबर ऑफ फोटोन पूछे हैं और एनर्जी कितनी दी हुई है 1 जूल। तो यहाँ पे n का n लिख देंगे। ये यूनिट्स लिखने हैं तो लिखो नहीं तो मत लिखो क्योंकि यहाँ पे नंबर जाएगा तो आपने कैलकुलेशन करनी है। h की वैल्यू क्या आती है 6.626 इंटू 10⁻34 ये आपको याद रखनी होती है जाउल सेकंड। तो इधर वाला जाउल और इधर वाला जाउल कट जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी के वैसे ही यूनिट सेकंड इनवर्स होते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी सेकंड इनवर्स और सेकंड ये भी आपस में कट जाएंगे तो सिर्फ जो वैल्यू n का वैल्यू आ जाएगी नंबर में। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी हुई है फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है नहीं दी हुई हमें दी हुई है वेवलेंथ। तो कोई बात नहीं हमें पता है c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है फ्रीक्वेंसी होती है c ओवर लैम्डा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये वाली यहाँ पे लिख दूंगा c ओवर लैम्डा। c की वैल्यू भी मुझे पता है 1 इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। c हमारे पास क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड और वेवलेंथ हमें कितनी दी हुई है 400 पिकोमीटर। एक पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे मतलब इसको मीटर में कर देना। जैसे नैनोमीटर हो तो -9 होता है एंगस्ट्रॉम हो तो -10 होता है पीको तो -12 होता है। तो यहाँ पे इसको 4000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप लोग ये पुट करके तो आंसर निकाल लेना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन अनसर्टेनिटी वाला। अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज दिस विद द एक्यूरेसी टू बी डिटरमिन्ड। एक्यूरेसी इन दी पोजीशन टू बी डिटरमिन्ड। आगे ये क्वेश्चन आप देख लेना इसके आगे होगा एक्यूरेसी इन दी पोजीशन टू बी डिटरमिन्ड। देखो ये इसमें पता लग रहा है कि हमारे पास जो अनसर्टेनिटी वाला क्वेश्चन है ये हमारे पास क्या होता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आता है। ये जो डेल्टा एक्स है ये हमें बताता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये बताता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। h क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसमें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है विद व्हाट एक्यूरेसी इन दी पोजीशन टू बी डिटरमिन्ड मतलब ये चीज आपने निकालनी है। अब ये चीज इसका मतलब दी होगी तो देखो दी हुई है अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज दिस। तो अनसर्टेनिटी की वैल्यू हमें दी हुई है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू को भर देंगे 2.2 इंटू 10⁻⁻8 और h की वैल्यू हमें पता ही है क्योंकि ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट है 10⁻⁻34 और h इंटू 3.14। इसको उठा के या नीचे लिख दो तो ये जो भी कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास अनसर्टेनिटी इन दी पोजीशन आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सल्फर की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैं दोबारा से बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सल्फर की। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको एक्स मान लेते हैं पहली बात तो ये। अब जो बाकी के हैं उनकी हमने खुद से लिख देनी है। आमतौर पे ऑक्सीजन की -2 होती है एक्सेप्ट परऑक्साइड। परऑक्साइड के अलावा
पेरोक्साइड में -1 होती है, अदरवाइज ऑक्सीजन की जहां पे ऑक्सीजन आ गया समझ लो -2 आपने लिखना है। इसी तरह हाइड्रोजन जहां पे लिखा आ गया तो आपने +1 लिखनी है, एक्सेप्ट हाइड्राइड। जहां पे वर्ड हाइड्राइड आ गया तो वहां पे हाइड्रोजन की +1 नहीं लिखनी है, वहां पे लिखनी है -1। ये 2 एक्सेप्शन होगी। तीसरी बात है, हमने जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे पहली फैमिली है जिसको हम लोग बोलते हैं लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, रूबी से फ्रेंडशिप। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इन सभी के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पे जो सोडियम है इसका मतलब +1 इसकी होगी, ऑक्सीजन की मैंने अभी बताई है -2 होगी। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो एलिमेंट है इन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस कर लेना है। अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल एज ए न्यूट्रल था, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है Na2S2O3, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल के केस में दूसरी तरफ पहले ही इक्वल डाल के 0 लिख दो। अब इसको क्या करना, हर एक के चार्ज को प्लस कर लो। जैसे इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 × 1, ये होगी सोडियम की। अब उसके बाद प्लस का निशान डालना है, फिर इसको इसके वाले चार्ज टोटल को जोड़ लेना, ये कितना बन गया 2x। फिर प्लस का निशान डालना है, ये डालना मत भूलना, आप बच्चे लोग गलती कर देते हो यहाँ पे। तो ये क्या आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -6। तो कर आगे क्या आया हमारे पास, 2 + 2 6 -6 = 0, 2x = -4 = 0, x = 4/2 और ये क्या आ गया 2। इसका मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। वैसे हम सीधा भी कर सकते हैं, 6 में से 2 गए -4 और ये 2 से 4 से 2 को डिवाइड किया तो 2 आ गई। क्लियर है। इसी तरह से Na2SO3 की भी आप निकाल सकते हो, Na2SO3। तो पिछले केस में कौन सी थी हमारी, पिछले में मेरे ख्याल से यही निकाली थी ना, हाँ जी। तो यहाँ पे आ गया +1, यहाँ पे आ गया -2, इसकी आ गई x, तो क्या बनेगा 2 + x - 6 = 0, x - 4 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 4। इसी तरह नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास Na2SO4, ये अब आप खुद करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस को बोलते हैं। बेटा नाम से क्लियर है, यहाँ पे 2 वर्ड से मिलके बना है, एक रिडक्शन से और एक ऑक्सीडेशन से। वो वाली रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होती हैं, इकट्ठे ही होती हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा गेन करता है, तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें आप सिंपल ये वाली रिएक्शन भी लिख सकते हो, जिंक इनटू कॉपर सल्फेट गिव्स राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे जिंक के ऊपर 0 ऑक्सीजन स्टेट है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे कॉपर के ऊपर +2 है और यहाँ कॉपर के 0 है। अगर आप ध्यान से देखो, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इसकी तो ऑक्सीडेशन हो रही है और इसकी रिडक्शन हो रही है। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, जैसे इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये एक्ट क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये इसकी रिडक्शन हो रही है तो ये एक्ट क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, साथ ही दोनों चीजें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, what are carbocations, explain order of stability of the various carbocation। कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बन के ऊपर जब प्लस चार्ज होता है, when carbon bear कार्बोकेटाइन, when carbon bear प्लस चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए और उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन का पुराना नाम था कार्बोनियम आयन, अब उसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं, मीन्स कार्बन के ऊपर प्लस का आ जाना। तो इसके उस केस में क्या होता है, कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही रह जाते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, सपोज करो जैसे ये है, ये कार्बन के ऊपर प्लस है, एक इधर बॉन्ड, एक इधर, एक इधर, 4 होते हैं ना, टेट्रावैलेंसी क्वेश्चन हमने किया था। अब एक बॉन्ड निकल गया हुआ, तो अब इसके पास 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 6, या गिन के भी देख लो। एक तो ये हो गया। इसी तरह से आप अब ये भी देखो, आप 1 2 3 बॉन्ड हो गए, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। इसी तरह से आप ऐसे भी कर सकते हो, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है उसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और उसके वैलेंस शेल में कितने, मतलब उसके इर्द गिर्द कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, 6 ही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब ये कार्बन जो है इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन। अगर मैं यहाँ पे CH3 भी लिख दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है वो आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कार्बोकेटाइन को बोलते हैं प्राइमरी। वो वाला कार्बोकेटाइन जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी और इधर भी, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो गया। बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, वो कहते हैं कि ये वाला, ये आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कई बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, कहते हैं कि सर ये वाला भी तो
इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे मान लो इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है ना, तो ये देखो अब ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो बच्चे कहते हैं सर ये देखो ये 2 से जुड़ा हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कार्बन से तो ये जुड़ा हुआ ना, ये वाला कार्बन तो इससे जुड़ा हुआ है, इससे थोड़ी जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये हमारा प्राइमरी कहलाएगा, ये वाला जो है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे तो ये 2 से जुड़ा हुआ है, ये तो H है ना, हमने कार्बन देखने हैं, तो ये सेकेंडरी हो गया। इसमें इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी है, तो ये कौन सा हो गया आपका टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कार्बोकेटाइन की डेफिनेशन होगी। अब हमने बताना है कि स्टेबिलिटी बताओ किसकी सबसे ज्यादा है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगना है कि जिस चीज के ऊपर प्लस चार्ज हो, अब ये स्टेबल कब होंगे, जब इनका प्लस कम हो जाएगा। अब हमने देखना है कि इन कार्बन के इर्द गिर्द कैसा वातावरण है, कैसे ग्रुप इसके साथ जुड़े हुए हैं। जितने भी कार्बन चेन होती हैं, कार्बन चेन को हम लोग अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आर ग्रुप जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, इनका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट होने से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं या रिपेल करते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। जैसे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ अल्काइल ग्रुप, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, ये इधर को भेजेगा, ये इधर को भेजेगा, ये इधर को, ये इस तरफ भेजेगा, ये भी इस तरफ भेजेगा। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो टर्शियरी कार्बोकेटायन है, इस केस में जिस जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है उसके साथ 3-3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, इसका प्लस चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसकी डेफिशिएंसी कम हो रही है, क्योंकि इसको अब इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। यहाँ पे ऐसे सिर्फ 2 ग्रुप हैं और प्राइमरी के केस में ऐसा सिर्फ 1 ग्रुप है। तो अगर तीनों में से देखा जाए तो कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, टर्शियरी वाला, क्योंकि वहां पे है तो तीनों के केस में कार्बन पे प्लस चार्ज, बट यहाँ पे प्लस चार्ज है, टर्शियरी के केस में वो डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर में आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ वेसेपर थ्योरी, जिसको हम लोग वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बोलते हैं, PCl5 मॉलिक्यूल की आपने वो शेप ड्रॉ करनी है, वो आपको पता ही है इस तरह से बनती है, आप कर लोगे। ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइज और इसकी अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद करने हैं, ये वाली चीज बनानी है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार ऊपर करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आ गया, ऑन द बेस विच आउट ऑफ NH3 एंड NF3 हैज हायर डायपोल मूवमेंट। अब ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, ये NH3 है मेरे पास, एक NF3 है, उसने पूछा है किस में डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगी। डायपोल मूवमेंट जो होती है इट इज अ मेजर ऑफ पोलैरिटी, इट इज मेजर ऑफ पोलैरिटी, जितनी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ज्यादा होगी उतने चांसेस है कि डायपोल मूवमेंट ज्यादा हो। बाकी सिर्फ पोलैरिटी के ऊपर नहीं डिपेंड करता, ये स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह की स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल की। कई बार मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड होते हैं बट फिर भी उसकी डायपोल मोमेंट वैल्यू 0 होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इस केस में देखते हैं कि क्या किसकी ज्यादा होगी। अब जैसे नाइट्रोजन की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो ये लोन पेयर है, ये इसका एक H, ये दूसरा H, ये तीसरा H। अब सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी हमारे पास, क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, एक मिनट बेटा, हो गया, नहीं तो एक मिनट कलर नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखो ये आ गया। अब इस तरह इसी तरह आप देखोगे आप, सेम एग्जैक्टली वैसे स्ट्रक्चर है। अब डायपोल मोमेंट किसकी ज्यादा, ये हमने बताना है। पहली बात तो जब भी कोई बॉन्ड पोलर होता है, अब ये समझ लो बेटा, जैसे मान लो ये OH बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड पोलर है क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसकी पोलैरिटी को हम लोग कैसे, डायपोल मूवमेंट का कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एरो, और पीछे ऐसे। तो ये किस तरह से शो करना है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ ये हमने हेड कर देना शो, जैसे इसमें से ये इस तरफ करेंगे और ये ऐसे हम लोग दे देंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला, तो ये डायपोल मूवमेंट इसकी ये हो गई, इसकी डायपोल मूवमेंट ये हो गई, इसकी डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होगी इस पर्टिकुलर बॉन्ड की। और ये जो लोन पेयर है ये भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो देखा जाए तो सारे
इधर ये इधर इधर और ये सारे मिलके इस तरफ क्या कर रहे हैं, टोटल डाइपोल मोमेंट बढ़ रही है। और इस केस में देखिए इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला और इसी तरह से ये वाला। और ये लोन पेयर इस तरफ को इंडिकेट करता है। अभी आप चीज देखो ध्यान से कि ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है और ये वाली ऊपर की तरफ है, मतलब ये क्या कर रही है, ये नीचे वालों को अपोज कर रही है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है वो कम हो जाएगी और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इसके कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अमोनिया की डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, मोइल डायग्राम बनानी है। मोइल डायग्राम कैसे बनानी है, बहुत ही आसान है मोइल डायग्राम बनानी। आपको यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है F2 दिया हुआ है, इसमें पहले एक एटम को पकड़ लो। तो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p5। ठीक है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल एक एटम हो गया। इसी तरह दूसरे का भी बनाएंगे 1s2 2s2 2p5। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ कंबाइन कर देना। पेन नहीं चल रहा, ये चला। इसको इसके साथ कम, एक पेन चेंज करके दे देते हैं। इसने इसको, चल नहीं रहा पेन, एक मिनट। इसने इसके साथ करना है और इसने इसके साथ करना है। तो अब हम देखते हैं कि क्या कैसे होएगा। सबसे पहले आपने ऐसे दो लाइंस बना लेनी है। एक मिनट दोबारा से। अब आपने क्या करना है, इस तरफ ही एक डायग्राम, इस तरफ इसके सामने ये, इस तरफ हमने एक फ्लोरीन एटम में क्या है 1s2 2s2 2p5, ये 1s2 हो गया। फिर यहाँ पे ये 2s2 हो गया। फिर यहाँ पे हमारे पास 2p हो गया। अब क्या करना, अब ये जो सारा बना हुआ ना, इसको एज इट इज इस तरफ बना देना, क्योंकि ये दो फ्लोरीन एटम ने कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाना है। समझ लो इसकी मिरर इमेज ही है ये इधर। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 है। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह इसी तरफ भी ये 2s2 है, ये 1s2 है। अब ये जब दोनों एक दूसरे के साथ, क्योंकि मैंने क्या बताया था 1s के साथ कंबाइन करेगा, तो जब कंबाइन करते हैं तो अट्रैक्शन के कारण एक की एनर्जी कम हो जाती है और रिपल, क्योंकि जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी होती है, क्योंकि दोनों में न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये हमारे पास एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। एक की एनर्जी कम होती है और एक की ज्यादा होती है। और ये इस तरह की हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो हमने क्या करना है, अब 2 2 4 और 5 4 9 इलेक्ट्रॉन इधर है, 9 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो ये हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बनेंगे। जैसे इसको पहले बोल देना सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, ये सिग्मा 2pz, क्योंकि ये एक्स वाई जेड में से जो pz है ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये सिग्मा 2pz हो गया। ये दोनों वैसे साथ में जोड़ के बनाने हैं, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अब यही एज इट इज ऊपर लिख देना है, बट साथ में स्टार स्टार डाल देना। तो हमारे 18 इलेक्ट्रॉन है, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 हो। ठीक है, यहाँ पे 5 5 10 इलेक्ट्रॉन थे, 6 यहाँ पे आ गए और 4 यहाँ पे आ गए। तो ये हमारे पास मोल डायग्राम होगी। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग बटा 2। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये नीचे नीचे वाले जितने ऑर्बिटल है, ये मैं लाल रंग से बता देता हूँ। ये वाला हमारे पास बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है और ये वाले बॉन्डिंग है। तो 2 2 4 और 6 4 10 हो गए। एंटी बॉन्डिंग में ये वाले हो गए, जो ये मैं ब्लैक कलर से शो कर देता हूँ, ये और ये दोनों ये। ठीक है, तो कितने हो गए, 2 2 4 और 4 8 हो गए। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा बटा 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में से 8 गए, 2 बटा ये 2 था, तो 2 बटा 2 हमारे पास एक आ गया। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। मतलब ये हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हमें ये बताता है कि फ्लोरीन और फ्लोरीन में एक बॉन्ड बना है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा जब किसी भी मॉलिक्यूल में आएगा, तो इसका मतलब उनके बीच में 2 होगा। जैसे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की डायग्राम करेंगे तो
उसमें 2 आएगा बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन के केस में हमारे पास 3 आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। होप आपको समझ लगी होगी। मैंने थोड़ा मतलब ऊपर ऊपर से करवाने की कोशिश की है, तो बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू बेटा।